चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। आज का टॉपिक है हमारा एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी है क्या, ये प्रोसीजर कब किया जाता है, कैसे किया जाएगा, कितने टाइप का होगा और किस केस में इसको किया जाएगा, और दूसरी चीज़ इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। मतलब आफ्टर यदि एपिजियोटॉमी हो गई है तो उसके बाद है जो माँ के लिए किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एपिजियोटॉमी सबसे पहली चीज़ है क्या, a surgically planned incision on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of labor, it's called the episiotomy। तो एक सर्जिकल प्लान्ड इंसीजन है। सर्जिकल का मतलब यहाँ पे कट लगाया जाएगा जिसमें पेरिनियम और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के बीच में, ये देखिए यहाँ पर जो पेरिनियम एरिया है आपका, पेरिनियम एरिया का जो पूरा आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स यहाँ पे आपके कवर अप रहेंगे, तो यहाँ का जो लोअर साइड का एरिया पूरा पेरिनियम एरिया कहलाएगा। और इस पेरिनियम एरिया में जो यहाँ पर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल है, ये वाली वॉल हो गई, और जो एनल एरिया है क्या है, पेरिनियम का मतलब यहाँ पर जो एनल एरिया है यहाँ से लेके इस एरिया के बीच में जो कट लगाया जाएगा वो कहलाता है एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी। और ये कट कब लगाया जाता है, जब बच्चा बाहर आ रहा हो, डिलीवरी के टाइम पर, जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है तभी ये जो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी परफॉर्म की जाती है। तो ये क्या है, एक सर्जिकल प्लान्ड इंसीजन है जिसमें पेरिनियम और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के बीच में सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में एक कट लगाया जाता है छोटा सा, उसको क्या कहेंगे आप, एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी। ये कब किया जाएगा, जब बच्चे का हेड बाहर आएगा। कब आएगा, बच्चे का हेड बाहर आएगा। और यहाँ पर इसका पर्पस क्या है, क्यों की जाती है एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी। तो यहाँ पर वेजाइनल इंट्रॉइटस को बड़ा करने के लिए, यदि बच्चे के हेड की साइज ज़्यादा है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बच्चे का बच्चा बाहर आता है, तब फर्स्ट में सर्विक्स पूरी डायलेट हो जाएगी, लेकिन जब सेकंड स्टेज लेबर की आती है तो उस टाइम पर बच्चे का हेड बाहर आता है। क्या आता है, बच्चे का हेड बाहर आता है। और उसी वेजाइनल एरिया में यदि बच्चे का हेड फंस रहा हो तो उस वेजाइनल इंट्रॉइटस की साइज को बड़ा करने के लिए एक कट लगाया जाता है ताकि इजी और सेफ तरीके से डिलीवरी हो जाए, टीयरिंग ना हो, रप्चर ना हो पेरिनियल मसल्स, तो उसको कम करने के लिए प्रोसीजर किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके पर्पस क्या है, टू इनलार्ज द वेजाइनल इंट्रॉइटस, टू फैसिलिटेट ईजी एंड सेफ डिलीवरी, to minimize rupture of perineal muscles and fascia and to reduce stress on fetal head। मान लीजिए जो स्पेशली CHC या PSC में डिलीवरी होती है वहाँ पे एपिजियोटॉमी यदि नहीं किया जा रहा है तो माँ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि पुश कीजिए। अब यहाँ पर यदि बच्चे का हेड फंस गया है, शॉर्ट स्ट्रेचर मदर है यदि, तो बच्चे को हेड फंसने के कारण फीटल हेड में स्ट्रेस हो सकता है। कुछ केसेस में बच्चे की ओनली हेड फंस गया है, यदि यहाँ जो जो वेजाइनल एरिया में ओपनिंग कम है, तब यदि यहाँ पे कट नहीं लगाया जाता तो जो लैसरेशन होगा, जो पेरिनियल मसल्स में क्या होगा, यहाँ पर रप्चरिंग होगी, वो सब होगा। तो सबको कम करने के लिए यहाँ पे कट लगाया जाता है। और यदि यहाँ पर क्या हो, शोल्डर डिस्ट्रोकिया वाला केस हो, शोल्डर डिस्ट्रोकिया का मतलब है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है शोल्डर है, तो उसके लिए भी यहाँ पे कट लगाया जाएगा ताकि बच्चा इजीली बाहर आ जाए। माल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि या तो बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में हो, ब्रीच का मतलब है बच्चा सेफेलिक ना हो के ब्रीच हो, पैर नीचे की तरफ बटक्स नीचे हो, सिर ऊपर की तरफ हो, इस केस में भी ये किया जाएगा। अब इससे यदि आपकी एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी कर दी जाती है, यदि एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी की जाती है तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन भी होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन और क्यों की जाएगी, तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि माँ का जो वेजाइनल इंट्रॉइटस उसकी साइज़ बड़ा करने के लिए, बच्चे का हेड ना फंसे, स्ट्रेस ना हो, इसलिए फीटल हार्ट रेट भी स्लो हो जाती है कुछ केस में। यदि प्रोलॉन्ग डिलीवरी है, प्रोलॉन्ग डिलीवरी का मतलब 18 घंटे से ज़्यादा तक के लेबर पेन हो गए तब भी बच्चा बाहर नहीं आता है, तो उस टाइम पर फीटल हार्ट रेट है जो स्लो होने के चांसेस रहेंगे। तो वैसे केस में भी एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी कर दी जाएगी ताकि बच्चे इजीली आप बाहर निकाल सकें। रिजिड पेरिनियम है, यदि कभी कभी कुछ केस में माँ की एज ज़्यादा हो जाती है और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होने के चांसेस हैं, लेकिन पेरिनियल एरिया कैसा है, रिजिड है।
तो उस टाइम पे भी ये की जाएगी। बिग बेबी है मतलब लार्ज साइज बेबी है, हेड की साइज बड़ी है, तब किया जाएगा। फेस टू प्यूबिस डिलीवरी होती है तब किया जाएगा। फेस टू प्यूबिस का मतलब है सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, हेड डाउन है, लेकिन कभी कभी जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या है, फेस है। वर्टेक्स पोजीशन ना होके फेस वाला पार्ट पहले आगे आता है तब की जाएगी ताकि बच्चे को बाहर निकाल सकें। अब यहाँ पर अब इसमें एडवांटेज क्या मिलेगा, कुछ केस में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यदि फोर्सेप्स और वैक्यूम से आप बच्चे को बाहर, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करते हैं बेबी को, तो उस केस में भी एपिजियोटॉमी कर दी जाती है। अब यहाँ पर एडवांटेज देखिए, माँ को क्या एडवांटेज होगा, फ़ायदा मिलेगा, बच्चे को क्या मिलेगा। माँ को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि सेकेंड स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। कट लगाया आपने, बेबी का हेड ऑलरेडी विजिबल है, क्राउनिंग हो चुकी है, सिर पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो हीलिंग है, आपको लगता है कि एपिजियोटॉमी हो गई तो आपकी जो हीलिंग है, वो वुंड है, वो नहीं प्रॉपर भर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें माँ को ये एडवांटेज होगा कि क्लियर और कंट्रोल्ड इंसीजन लगाया जाएगा, जिसके कारण रिपेयरिंग और हीलिंग ईजी रहेगी। यदि आपने ज़बरदस्ती करके बच्चे को बाहर निकाला तो उस टाइम पर लैसरेशन होगा, जो टीयरिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यदि आपने प्रॉपर कट लगाया, गायनेकोलॉजिस्ट ने स्टिच वगैरह किया, तो वो अच्छे से हीलिंग होगी। तो माँ को ये 2 एडवांटेज मिल गए। अब बच्चे को क्या एडवांटेज होगा, बच्चे को इंट्राक्रैनियल इंजरीज से कम गुजरना पड़ेगा, स्पेशली प्रीमेच्योर बेबी को। ब्रीच डिलीवरी भी होती है, तो उस केस में भी यदि ब्रीच डिलीवरी गायनेकोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है, ब्रीच डिलीवरी में बच्चे को बाहर निकालना इजी रहेगा। तो ये क्या है, माँ और बच्चे को होने वाले फ़ायदे कि यदि एपिजियोटॉमी हो गई, माँ है जो अननेसेसरी लेसरेशन और जो टीयरिंग है उनसे बच जाएगी, एज़ कम्पेयर टू एपिजियोटॉमी में लगे हुए कट को स्टिच कर दिया जाएगा, कुछ दिनों में वो हील हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात की जाती है अब रिपेयरिंग की। यदि आपका एपिजियोटॉमी हो गई, पेरिनियोटॉमी हो गई, तो यहाँ पर जो माँ के लिए क्या है, इजी टू रिपेयर रहेगा, ड्यूरेशन भी कम होगा, ट्रॉमा भी कम होगा, फीटल में इंट्राक्रैनियल इंजरी कम होगी, स्पेशली प्रीमेच्योर बेबी में। अब टाइमिंग क्या होगी, मतलब कि एपिजियोटॉमी पेरिनियोटॉमी कब की जाएगी, तो जब वल्जिंग थिन पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग, उस टाइम पे एपिजियोटॉमी की जाएगी जब सर्विक्स आपको विजिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि थिनिंग हो जाएगी, वल्स होने के कारण जो पेरिनियम एरिया क्या है, वल्स रहेगा, बेबी का हेड दिखेगा, इस केस में कट लगाया जाएगा। तो टाइमिंग क्या होगी, जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग बट वल्जिंग ऑफ द पेरिनियम एरिया। अब ये 4 टाइप की होती है, मीडियोलेटरल, मीडियन, लेटरल और जे शेप्ड। देखिए जे शेप्ड में, जे शेप कब कट लगाया जाता है, तब आपकी ऑलरेडी एक बार एपिजियोटॉमी हो चुकी हो। और इसमें यदि बात की जा रही है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में 80% केसेस में नाउअडेज एपिजियोटॉमी कर दी जाती है, ताकि माँ को भी उतना दर्द ना हो, इन सभी इंजरीज से ना गुजरना पड़े और बच्चा भी इजीली बाहर आ जाए। फिर यहाँ पर जो मीडियोलेटरल है, फर्स्ट टाइप क्या है, मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल बिगन्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द फोर्सेट डायरेक्टेड एट द 45 डिग्री एंगल पर। 45 डिग्री एंगल पर जो कट लगाया जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर जो कट लगाया जाएगा वो होगा मीडियोलेटरल इंसीजन। यहाँ पर टुवर्ड्स अ मिड पॉइंट, मिडवे बिटवीन इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड द एनस। यहाँ पर इस्चियल ट्यूबरोसिटी और एनस के जो 45 डिग्री के एंगल पर कोण बनता है, यहाँ पे जो कट लगाया जाएगा वो कहलाएगा मीडियोलेटरल इंसीजन। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है, मीडियोलेटरल और मिडलाइन। अब इसके एडवांटेज क्या है, सेफ्टी फ्रॉम रेक्टल इन्वॉल्वमेंट। यदि मीडियोलेटरल लगाया तो यहाँ पर एनस और रेक्टम एरिया को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, एज़ कम्पेयर टू मीडियन के, क्योंकि मीडियन जब मिडलाइन इंसीजन लगेगा तो एनस एरिया भी, रेक्टल एरिया में भी आपके असर पड़ेगा। फिर यहाँ पर इंसीजन कैन बी एक्सटेंडेड, बढ़ा भी सकते हैं, जो आपका मीडियोलेटरल इंसीजन लगा इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एज़ कम्पेयर टू मीडियन के, मीडियोलेटरल में आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगा,
वुंड में आपको जो हीलिंग होगी उसमें टाइम लगेगा। मीडियन में क्या है, इंसिजन दैट फॉलोज द नेचुरल लाइन ऑफ इंसर्शन ऑफ द पेरिनियल मसल्स। तो ये नेचुरल जो आपकी पेरिनियल मसल्स वहीं पे आपको कट लगाया जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा, रिपेयरिंग टाइम है जो जल्दी होगा, पेन भी कम होगा। लेकिन इसमें आपका रेक्टम इन्वॉल्व होगा और एनल स्पिंचर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दोनों इमेज देखिए, इसमें आपको ज़्यादा कट लगा सकते हो, बेबी बाहर आ जाएगा आसानी से, लेकिन इसमें एनल मसल्स रेक्टम को कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो मीडियन कट लगाया जाएगा, मीडियन एपिजियोटोमी की जाएगी, यहाँ पर एनल स्पिंचर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, रेक्टल एरिया क्योंकि यहाँ पे कवर होगा इसलिए। फिर आता है लेटरल। द इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्चिट एंड एक्सटेंड लेटरली। यहाँ पर इसके ड्रॉबैक हैं क्योंकि बर्थोलिन डक्ट, यहाँ पर जो बर्थोलिन ग्लैंड है वेजाइना के ऊपर रहेगी, ये क्या करती है, लुब्रिकेट करने का काम करती है, उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आती है जे शेप्ड एपिजियोटोमी। जे शेप्ड एपिजियोटोमी में अब ये बहुत ही रेयरली यूज़ की जाती है। रेयरली का मतलब बहुत रेयर केस में जे शेप्ड एपिजियोटोमी को किया जाता है। अब जो आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है एपिजियोटोमी में, ग्लव्स होंगे, किडनी ट्रे होगी, एलिस फॉरसेप्स होगा, गॉज होंगे, कॉटन सेप्स होगा, थम फॉरसेप्स होगा, जाइलोकेन यूज़ किया जाएगा। जाइलोकेन यूज़ क्यों किया जाएगा, ताकि उस एरिया को एनेस्थीसिया एज इन जाइलोकेन को एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाएगा, ताकि उतने एरिया को क्या किया जा सके, पेन ना हो जब भी कट लगाया जाए। अब यहाँ पर एक जो कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाती है कि एपिजियोटोमी के बाद कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होते हैं। कोई सी भी सर्जरी, कोई सा भी छोटा भी कट लगाया जाए तो उसके साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो बनते ही बनते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन तुरंत बनेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ द इंसिजन टू इन्वॉल्व द रेक्टम। जब भी एपिजियोटोमी होती है तो आपको रेक्टम एरिया यदि इन्वॉल्व होता है तो आप क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, वल्वल हेमेटोमा देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन हो सकता है यदि प्रॉपर केयर नहीं की, एनल स्पिंचर हो सकता है इनकॉन्टिनेंस के कारण। अब यहाँ पर एनल स्पिंचर जो मैंने आपको बताया कि एनल स्पिंचर्स डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, एपिजियोटोमी होगी तो रेयरली फिस्टुला भी होता है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जो बाद में होंगे, डिस्पैरेन्यूरिया मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे आपको पेन होगा, स्कार होते हैं कुछ केस में। अब यहाँ पर यदि एपिजियोटोमी की गई है तो यहाँ पर पेरिनियल टियर भी होने के चांसेस हो सकते हैं यदि प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग वगैरह नहीं हो सकती है। स्टिचिंग प्रॉपर नहीं होती है तब 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। पेरिनियल टियर का मतलब है कि जो आपकी मसल से वो बाहर आएंगी, उनमें लैसरेशन होगा। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशन। अब एक होता है रेड असेसमेंट। रेड असेसमेंट आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी तो आपने बेसिक पढ़ा कि एपिजियोटोमी क्यों होगी, क्यों की जाएगी, कैसे केयर करनी है। सिट्स बात है जो सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है पेरिनियोटोमी एपिजियोटोमी के बाद, ताकि आपकी हीलिंग प्रॉपर हो सके। रेडा असेसमेंट यूज़ किया जाता है। रेडा का मतलब है रेडनेस, एडिमा, इकोमायोसिस, डिस्चार्ज और अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पर रेडनेस में यदि रेडनेस नहीं है, एडिमा नहीं है, इकोमायोसिस नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेशन मतलब कि प्रॉपर क्लोज हो रही है एपिजियोटोमी के बाद। विदिन 25 सेंटीमीटर ऑफ इंसिजन बायलेटरली रेडनेस आती है, एडिमा, इकोमायोसिस, डिस्चार्ज और अप्रोक्सीमेशन है। तो यहाँ पर इस सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कोरिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम पर्पज से रेड असेसमेंट यूजफुल है, लेकिन बेसिक नॉलेज से, क्योंकि नाउअडेज 80% केसेस में डॉक्टर एपिजियोटोमी है जो कर देते हैं, कट लगा दिया जाता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।